हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND क्लासेस पे स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए साइंस की एक न्यू सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 8 की न्यू साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के सभी चैप्टर्स के NCERT सॉल्यूशंस। और इस सीरीज की शुरुआत करेंगे हम क्लास 8 के चैप्टर 2 से, जिसका नाम है द इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या ऑप्शन है, वेरियस पार्ट्स ऑफ ए सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। हमें क्या सेल के वेरियस पार्ट्स गिवन है, हमने इनको लिखना है भी कौन सा पार्ट है सेल का, किस में होता है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस है, ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल में होता है या बैक्टीरियल में होता है, ये बताना है हमने। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो प्लांट में और एनिमल में होता है। किस में होता है? प्लांट और एनिमल में होता है। साइटोप्लाज्म है जो तीनों में होता है, प्लांट में भी, एनिमल में भी, बैक्टीरिया में भी। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में होता है। सेल वॉल प्लांट्स और बैक्टीरिया दोनों में, सेल मेम्ब्रेन भी तीनों में। साइटोप्लाज्म भी तीनों में था, सेल मेम्ब्रेन भी तीनों में होगा, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, बैक्टीरियल सेल में भी। जो न्यूक्लियोइड है वो सिर्फ बैक्टीरिया में होगा। किस में होगा? बैक्टीरिया में। अगर याद रखना तो कैसे रखेंगे? सबसे आसान तरीके से, न्यूक्लियोइड को छोड़कर। क्या? न्यूक्लियोइड को छोड़कर जो बाकी के सभी पार्ट्स हैं ना सेल के, वो प्लांट सेल में तो होंगे ही होंगे। न्यूक्लियस भी, साइटोप्लाज्म भी, क्लोरोप्लास्ट भी, सेल वॉल भी, सेल मेम्ब्रेन भी, ये सभी क्या हैं? प्लांट सेल में तो है ही हैं। ठीक है, अगर एनिमल में बात करें तो एनिमल में कौन कौन से? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन किस में है? एनिमल में है। बैक्टीरिया में बात करें तो साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड न्यूक्लियोइड। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। आनंदी took 2 test tubes and marked them A and B. She put 2 spoonfuls of sugar solution in each of the test tubes. आनंदी ने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक को A मार्क कर दिया, एक को B। दोनों में 2 चम्मच शुगर सोल्यूशन के उसने डाल दिए। इन टेस्ट ट्यूब B शी एडेड अ स्पूनफुल ऑफ जीस्ट। जो टेस्ट ट्यूब बी थी ना, उसमें उसने 1 चम्मच जीस्ट भी ऐड किया। देन शी अटैच्ड 2 इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बलून्स टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। शी केप्ट द सेटअप इन अ वार्म प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट। उसने क्या किया? दोनों टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ना एक बलून बांध दिए और सेटअप को कहाँ पर रखा? वार्म प्लेस पे, पर सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं था, लेकिन सनलाइट से अवे था। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3 to 4 days? 3 से 4 दिन के बाद क्या होगा? She observed that the balloon attached to test tube B was inflated. What can be a possible explanation for this? उसने क्या देखा? भी जो B ट्यूब पर बलून था ना, वो फूल गया। उसका कारण बताना है। पहला कारण क्या बताया उन्होंने? वाटर एवोपरेटेड इन टेस्ट ट्यूब एंड फिल्ड द बलून विद वाटर वेपर। ये रीजन नहीं है। द वाटर एटमोस्फेयर एक्सटेंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। ये भी नहीं। जीस्ट प्रोड्यूस्ड द गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब B विच इन्फ्लेटेड द बलून। सी आंसर है इसका। क्यों? क्योंकि जो जीस्ट है ना, वो उसके ने क्या की? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस की, जिसके कारण क्या है? बलून फूल गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, सी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 filled with lime water. She removed the balloon from test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with lime water and shook it well. What do you think she wants to find out? उसने क्या किया? एक और ट्यूब ली, उसको 1/4 पार्ट क्या किया? लाइम वाटर से फिल कर दिया, और बी टेस्ट ट्यूब पे जो बलून था ना, उसको लग कर दिया। इस तरीके से किया भी बलून से कोई भी हवा ना निकले। और फिर उसने वो बलून लाइम वाटर वाले के साथ अटैच करके उसको हिलाया। आपको क्या लगता है भी क्या रिजल्ट आया होगा? भी क्या फाइंड करना चाह रही है? मैंने आपको बताया था ना भी कौन सी गैस निकली थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो वही चेक करिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है। ये क्यों चेक, कैसे क्या चेक होगा? भी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, हम उसको जब लाइम वाटर से पास करते हैं, क्या किससे पास करते हैं? लाइम वाटर से, तो वो मिल्की हो जाती है। क्या हो जाती है? मिल्की। तो वो वही चेक करिए। अगर भी शेक करने के बाद लाइम वाटर मिल्की हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर नहीं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं थी। यही वो चेक करिए। ठीक है, वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, सी टेस्टिंग वेदर द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड और नॉट।
वो चेक कर रही थी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पासिस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जाता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। इफ़ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की आफ्टर शेकिंग इट कन्फर्म्स प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। A farmer was planting beet crop in his field. He added nitrogen-rich fertilizer to the soil to get a good yield of crops. एक फार्मर क्या है, बीट क्रॉप्स उगा रहा था अपनी फील्ड में, उसने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर यूज़ किया अपनी फील्ड में, ठीक है, ताकि क्रॉप अच्छी हो सके। इन दी नेबरिंग फील्ड अनदर फार्मर वाज ग्रोइंग बीन क्रॉप्स बट शी प्रेफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्थी क्रॉप्स। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन्स। उसके नेड़े फील्ड में ना एक फार्मर था, वो बीन की क्रॉप उगा रहा था, पर उसने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया हेल्थी क्रॉप के लिए। क्या आप उसका रीजन बता सकते हैं। आंसर है द सेकंड फार्मर डिड नॉट ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज बीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम इन देयर रूट्स। भी जो सेकंड फार्मर है ना, उसने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड नहीं किए। क्यों नहीं ऐड किए, क्योंकि जो बीन के प्लांट हैं वो अपनी नाइट्रोजन आप बना सकते हैं राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है। दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म्स यूजेबल बाय प्लांट्स। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। सो द सेकंड फार्मर मे नॉट नीड एडिशनल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। सो सेकंड फार्मर है ना, हो सकता है उसको एडिशनल फर्टिलाइजर की जरूरत ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। स्नेल डग टू पिट्स ए एंड बी इन हर गार्डन। इन पिट ए शी पुट फ्रूट एंड वेजिटेबल पीस एंड मिक्सड इट विद ड्राइड लीव्स। स्नेल ने 2 पिट्स खोदी, उसमें क्या किया, पहली पिट थी जो, उसमें फ्रूट वेजिटेबल पीस रखे और उसमें ड्राइड लीव्स मिला दी। In pit B, she dumped the same kind of waste without mixing it with the dried leaves. सेकंड पिट में क्या किया उसने, फ्रूट और वेजिटेबल पीस तो डाले पर उसको ड्राइड लीव से मिक्स नहीं किया। She covered both the pits with soil and observed after 3 weeks what is she trying to test. उसने क्या किया, दोनों पिट को कवर कर दिया और 3 वीक बाद ऑब्जर्व किया वो क्या टेस्ट करना चाह रही है, ठीक है। आंसर है इसका Snail is trying to test how the mixing of dried leaves with the kitchen waste affects composting. वो क्या टेस्ट करना चाह रही है भी, जब हम ड्राइड लीव्स को किचन वेस्ट के साथ मिला देते हैं ना तो उसका कंपोस्टिंग पे क्या असर होता है, ठीक है। पिटे में हमें पता है क्या है, मिक्स फ्रूट्स वेजिटेबल पीस और ड्राइड लीव्स हैं, वही लिख दिया हमने। पिट बी में क्या है, सेम वेस्ट है लीव्स के बिना। आफ्टर सम टाइम शी विल ऑब्जर्व दैट इन पिट ए वेस्ट डिकम्पोजिस फास्टर एंड मेक्स अ गुड कंपोस्ट। कुछ समय के बाद वो ऑब्जर्व क्या करेगी, जो पिटे है ना उसकी जो वेस्ट है वो सेटी डिकम्पोज हो गई है और उसमें जो कंपोस्ट बना है वो भी बढ़िया बना है। वाइल पिट बी डिकम्पोजिस स्लोली एंड मे स्मेल बैड। जबकि जो पिट बी है ना वो स्लोली डिकम्पोज होगी और उसमें से स्मेल भी आएगी, ठीक है। दिस शोज दैट एडिंग ड्राइड लीव्स हेल्प किचन वेस्ट डिकम्पोज प्रॉपरली। ये क्या शो कर रही है अभी, ड्राइड लीव को जब ऐड करते हैं ना किचन वेस्ट में तो वो उसको डिकम्पोज होने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें बताना है भी जी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड इनसाइड योर गट। मैं हर एक किस्म के इन्वायरमेंट में रह सकता हूँ और आप तुम्हारी गट में भी हूँ, स्टमक में भी हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या है, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। सेकंड है आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। भी मैं ब्रेड और केक को सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाता हूँ, वो क्या है, जीस्ट। क्या है, जीस्ट। थर्ड है आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। भी मैं जो पल्स क्रॉप है उसकी रूट्स में रहता हूँ और उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता हूँ उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसका नाम है राइजोबियम, बैक्टीरिया है जो, ठीक है। नेक्स्ट है devise an experiment to test that microorganisms need optimal temperature, air and moisture for their growth. हमने एक एक्सपेरिमेंट शो करना है जिससे पता लग जाए भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना उनको ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर और मॉइस्चर चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। सिंपल है, ब्रेड का पीस लेंगे, हमें उनको अलग अलग कंडीशन में रखेंगे ब्रेड के पीस को। फर्स्ट कंडीशन है वार्म प्लस मॉइस्ट। ये कंडीशन है ना
ये माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल है। वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, मोड ग्रो फास्टेस्ट। अगर कोल्ड कंडीशन हो जाए जैसे कि फ्रिज, तो लिटल या नो ग्रोथ, या तो थोड़ी सी ग्रोथ होगी या फिर होएगी नहीं, ठीक है। सेम इन ड्राई कंडीशन, कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। एयर टाइट कंटेनर जिसमें हवा ना पास होती हो, उसमें भी बहुत नामात्र ही ग्रोथ होगी, हो सकता है ना भी हो, ठीक है। दिस शोज दैट माइक्रोब्स नीड सूटेबल टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर। इससे हमें क्या पता लगता है भी जो माइक्रोब्स हैं उन्हें सूटेबल टेम्परेचर, मॉइस्चर और हवा चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th, टेक 2 slices ऑफ ब्रेड, प्लेस 1 slice इन अ प्लेट नियर द सिंक, प्लेस द अदर स्लाइस इन द रेफ्रिजरेटर। 2 slices लो ब्रेड की, एक को सिंक के नज़दीक रख दो, दूसरे को रेफ्रिजरेटर में। कंपेयर आफ्टर 3 days, नोट योर ऑब्जर्वेशंस, गिव रीजन्स फॉर योर ऑब्जर्वेशंस। 3 दिन के बाद कंपेयर करो, अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखो और उनके रीजन बताओ। फर्स्ट क्या है, स्लाइस नियर सिंक। जो स्लाइस होगी ना सिंक के नज़दीक, उसमें मोल्ड ग्रो हो चुकी होगी और हो सकता है उसमें से स्मेल भी आने लग जाए, ठीक है। स्लाइस इन रेफ्रिजरेटर, जो स्लाइस रेफ्रिजरेटर में होगी उस पर मोल्ड की कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, ये हुई भी तो बहुत ही नामात्र सी ग्रोथ होगी, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, हमने पढ़ा है ना भी, जो भी फंगी है, मोल्ड है, कोई भी बैक्टीरिया है, इनको ग्रोथ करने के लिए कौन सा इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा सूटेबल है, वार्म प्लस मॉइस्ट। सिंक के नज़दीक ऐसे इन्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पर क्या होगी, ग्रोथ होगी सिंक के नज़दीक पर, ठीक है। वही लिखा हुआ है, वार्म मॉइस्ट एंड एरेटेड कंडीशंस फेवर ग्रोथ ऑफ मोल्ड फॉर्मिंग फंगी एंड मैनी बैक्टीरिया। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड होता है, तो इससे क्या होती है, कोल्ड में क्या होती है, ग्रोथ नामात्र होती है, तो वही लिखा हुआ है। कोल्ड टेम्परेचर इन दी रेफ्रिजरेटर स्लोस डाउन माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, सो स्पॉइलेज इज डिलेड। भी जो टेम्परेचर है ना कोल्ड रेफ्रिजरेटर का, उससे जो माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है और वो बढ़ नहीं पाते गैंटी में, इसी कारण स्पॉइलेज है जो वो डिले हो जाती है। नेक्स्ट है, A student observes that when curd is left out for a day, it becomes more sour. What can be two possible explanation for this observation? स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया भी, जब कर्ड को बाहर रख देते हैं ना एक दिन के लिए तो वो खट्टा हो जाता है। इसके 2 पॉसिबल रीजन बताने हैं। फर्स्ट क्या है, व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट द बैक्टीरिया इन कर्ड कंटिन्यू टू ग्रो एंड प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड विच मेक्स द कर्ड सोर। भी जब कर्ड को पड़ा रहने देते हैं ना हम, तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो ग्रो हो ही जाता है और उसके ग्रोथ होने के कारण क्या होता है, और लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, जिसके कारण क्या है, कर्ड सोरर हो जाता है, ठीक है। सेकंड रीजन है, द लॉन्गर द कर्ड स्टेज एट रूम टेम्परेचर मोर फर्मेंटेशन हैपन्स इंक्रीजिंग इट्स सोरनेस। दूसरा कारण क्या है, फर्मेंटेशन। जब तक वो टेम्परेचर में रहता है ना, रूम टेम्परेचर में, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो ही जाता है, उसके कारण भी सोरनेस बढ़ती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस डायग्राम को देख के हमने आंसर बताने। व्हाट हैपन्स टू द शुगर सोल्यूशन इन फ्लास्क ए। जो शुगर सोल्यूशन है ना फ्लास्क ए में, इसमें क्या होगा, जब वाटर शुगर सोल्यूशन, वार्म शुगर सोल्यूशन प्लस जीस्ट, जब जीस्ट ऐड करेंगे ना शुगर सोल्यूशन में, तो क्या करेगा, जीस्ट शुगर सोल्यूशन को क्या कर देगा, फर्मेंट कर देगा और उसको अल्कोहल में चेंज कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा। वही लिखा हुआ है, जीस्ट फर्मेंट्स दी शुगर सोल्यूशन चेंजिंग इनटू अल्कोहल एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भी जीस्ट है जो शुगर सोल्यूशन को अल्कोहल में चेंज कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड। 4 आवर में टेस्ट ट्यूब बी में बताना है क्या होगा। टेस्ट ट्यूब बी क्या है, लाइम वाटर की है। The lime water turns milky because the carbon dioxide from flask A passes into test tube B and react with the lime water to form insoluble calcium carbonate। जो लाइम वाटर है ना वो मिल्की हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली जाएगी, फ्लास्क ए में से जो रिलीज हुई है ना उसमें चली गई। और हमें पता है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करते हैं तो वो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है, ठीक है। और लाइम के वाटर रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर क्या बना देगा, इंसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ जीस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए। भी अगर फ्लास्क ए है ना उसमें सिर्फ शुगर सोल्यूशन होता, जीस्ट ऐड ना करते तो क्या होता, तो फर्मेंटेशन ना होती, नो फर्मेंटेशन वुड अकर।
फर्मेंटेशन नहीं तो नो कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज नहीं होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगी तो जो लाइम वाटर होगा टेस्ट ट्यूब बी में वो भी क्लियर रहेगा, वो भी मिल्की नहीं होगा, वही लिखोगे, ठीक है। नो फर्मेंटेशन वुड अकर, नो कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी रिलीज एंड देयर फॉर लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी वुड रिमेन क्लियर, ठीक है। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।